नमस्कार। भारत में सियासी हलचल बहुत तेज होती जा रही है। आज 13 जनवरी है और कल से भारत जो के सबसे बड़े राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल, राहुल गांधी उसके नेता हैं और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ सब लोग ये बात देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बीजेपी अपने सबसे कोर के पॉलिटिकल एजेंडा राम मंदिर को लेकर के अति सक्रिय हो चुकी है। मीडिया हाउसेस के ओबी वैन ही नहीं, वहां कार्यालय खुल चुके हैं अयोध्या में और रोज वहां से पूरे देश में एक संदेश जा रहा है, राम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। यानी राम केंद्रित राजनीति बीजेपी की एकदम सामने खड़ी। 24 घंटे टेलीविजन पर किसी न किसी बहाने राम कथा के माहौल को, हर तरह की खबरों को दिखाया जा रहा है, जिससे यह माहौल बने कि अब तो राम ही चुनाव के केंद्रीय विषय होगा और बीजेपी जीत चुकी है। उसे यह नहीं दिखाई देता कि उसी अयोध्या के चंद किलोमीटर दूर लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार कभी आमरण अनशन पर बैठ जा रहे, कभी बीमार हो जा रहे, कभी मौसम की मार झेल रहे और आज वो पुलिस के सामने आंदोलन कर रहे तो लाठी मारी जा रही। लेकिन हाँ, सब कुछ राम आएंगे तो हम ये करेंगे। ऐसे में इस चुनावी समर के बीच इंडिया गठबंधन अपनी भूमिकाएं अब सीधे सीधे तय करने जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन की एक बहुत जरूरी बैठक हो रही और यह बैठक वर्चुअल मोड में होगी और वर्चुअल मोड में हो रही इस बैठक के जरिए इंडिया गठबंधन कुछ ठोस निर्णय ले रहा है। अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं और पूरी तरह से यह तय होता दिख रहा है कि जिस इंडिया गठबंधन के ऊपर यह बात कही जा रही थी कि वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, सब लड़ जाएंगे आपस में, उसे धता बताते हुए अब जैसे उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार, उदाहरण के तौर पर मायावती जी, उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग, मीडिया दिन रात यह खबर दिखा रहा है कि गठबंधन टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ बिखर गया। और उस बिखराव के बीच में इंडिया गठबंधन अब लगातार एकजुट होता जा रहा है। आज की वीडियो में इन दोनों तीनों प्रकरणों के हिसाब से उस सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बात करने जा रहे हैं, जिस सीट शेयरिंग फॉर्मूला के जरिए वह रणनीति विपक्षी दलों की एकजुटता बना रही है, जिस रणनीति के जरिए वो नरेंद्र मोदी के इस चुनावी यात्रा को रोक देंगे। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आज सबसे बड़ी खबर, वो सबसे बड़ी खबर ये कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक वर्चुअल मोड में हो रही है और उस बैठक के जरिए जो सूत्रों के जरिए अभी तक खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक का पद और मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन का पद ये दिया जा सकता है और इसके जरिए एक एकजुटता, एक तालमेल इस बात को लेकर के बन जाएगा। जो कल तक की खबर उड़ रही थी कि नीतीश कुमार को कुछ मिल नहीं रहा है, वो नाराज हैं, वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के बिहार के नेता रोज कह रहे हैं कि वो हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिन दरवाजों से नीतीश कुमार आना चाहते हैं, तो वो दरवाजे हमने बंद कर दिए। तो आज की बैठक में एक बड़ा कदम, बड़ा निर्णय कि नीतीश कुमार अगर संयोजक की भूमिका में आ गए तो वो एकजुटता एक मुश्त हो जाएगी और इस एकजुटता के जरिए फिर से मैं रेखांकित करना चाह रहा हूं कितना कुछ साधा जाएगा। बिहार से ही शुरू करते हैं। आज 13 जनवरी है। बिहार सरकार ने पिछले दिनों जितनी नौकरियां बांटी हैं उनकी तादाद लगभग 4 लाख के आसपास तक पहुंच गई है। आज 13 जनवरी के दिन बिहार के गांधी मैदान, पटना के, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और वह कार्यक्रम हो रहा है 1,10,000 शिक्षकों को शिक्षक भर्ती के बाद नियुक्ति पत्र बांटना। 1,10,000 उनको शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है आज 13 जनवरी को। दूसरी तरफ कल से भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हो रही है और
यह सब कुछ बीजेपी के पूरे चुनावी एजेंडे, राम केंद्रित एजेंडे, सब कुछ राममय करने के सामने एक चुनौती बन सकता है। तो वो नीतीश कुमार उत्तर भारत में ही 5 रैलियां करके 5 बार अगर ये सवाल पूछ दिए, वो तेजस्वी यादव ने 5 बार केवल ये सवाल अगर पूछ दिया 5 अलग अलग जगहों पर, हमने कहा था 1 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, शुरुआत में ही अपनी सरकार बन जाएगी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी दे दी। बताएं नरेंद्र मोदी कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के वादे के साथ आए थे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहां दिया? ये नरेंद्र मोदी से पूछेंगे नीतीश कुमार। कल्पना करिए कि इसके बाद की राजनीति किस दिशा में जाएगी। ध्यान से समझिए इस पूरे प्रकरण को। वो नीतीश कुमार एक सवाल पूछेंगे कि हमारे पास मौका मिला तो हमने क्या किया? हमने जाति जनगणना करा करके जाति जनगणना के बाद जिसको जितना हक है उसको उतना हक दे दिया और खुद को ओबीसी बता करके ओबीसी नाम पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों जाति जनगणना कराने के सवाल पर यह कहा कि जाति केवल गरीब अमीर की होती है? यह सवाल पूछा जाएगा। शिक्षा का सवाल पूछा जाएगा। विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, आपने कितने आईआईएम कितने आईआईटीज बनाए? हर साल एक कहने वाले लोग जब बता रहे थे तो पता चला कि 5 साल में भी उतनी तादाद नहीं बनी है शिक्षक उसकी, जितना कि इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम 1 साल में ही बना रहे हैं। ये एक चीज क्लियर नैरेटिव चेंज करने वाली होगी अगर नीतीश कुमार इस तरीके से चल करके सामने आकर के सीधे सीधे ये सवाल पूछ देंगे कि बताइए नौकरी, शिक्षा और उसके बाद कितना आपने जाति जनगणना के मुद्दे पर क्यों आपने पलटी मारी, क्यों आपने विरोध किया, क्यों आप नहीं कर रहे जाति जनगणना, क्यों आप इसको लेकर के विरोध में खड़े हैं? इससे पूरे देश की राजनीति ठीक ठाक बदलने की दिशा में चली जाएगी। तो और मल्लिकार्जुन खड़गे यह कहते हुए कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, दूसरी तरफ राहुल गांधी, अन्याय किया नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, और हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप समीकरण देखिए, ये इंडिया अलायंस का एक बड़ा कदम होने जा रहा है और आज ये ठोस रूप में सामने आ रहा है और उसके बाद कम से कम विपक्षी दलों की एकजुटता को एक बहुत बड़ा आधार मिलने जा रहा है नीतीश कुमार के रूप में। ओबीसी नरेंद्र मोदी को ओबीसी नीतीश कुमार सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। जाति जनगणना के विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी के सामने जाति जनगणना के लाभ के साथ उसकी कामयाबी के किस्से सुनाते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके 10 करोड़ लोगों 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देने का वादा झूठा कह करके नीतीश कुमार अपने 5 लाख नौकरियों को सामने रख करके नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनते हुए नजर आएंगे। और ये बदलाव इंडिया गठबंधन के ठीक ठाक और सीट शेयरिंग हो रही। कल्पना करिए भाई, शुरुआत होती, मीडिया कैसे दिखा रहा है कि 11 सीटें तो लेफ्ट दल मांग रहे हैं, 21 सीटें कांग्रेस मांग रही है, 17 जेडीयू आरजेडी मांग रही है, 50-55 से ज्यादा सीटें हो गई। अरे इनमें कोई तालमेल नहीं बनेगा, नीतीश कुमार नाराज होकर किनारे हो जाएंगे। इन सारी चीजों को किनारे करते हुए आज की बैठक के बाद मुझे लगता है कि ठोस रणनीति बनाकर 40 सीटों में से 15-16 का अगर ले लिया जेडीयू और आरजेडी ने, 2 सीटें लेफ्ट पार्टियों के पास, 4 सीटें जो है कांग्रेस, 4 से 5 सीटें, और मुझे लग रहा है कांग्रेस अब इस बात को समझ रही है कि उसे भी बड़ा दिल कैसे दिखाना है और वो रास्ते निकालने के लिए तत्पर है। अब दूसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह खबर आ रही है कि 15 जनवरी यानी आज से एक दिन बाद, परसों, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता
मायावती जी से मिलने जा रहे हैं और उम्मीद यह है कि वहां भी कुछ तालमेल बन जाएगा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से विपक्षी दलों के बीच फूट डालने की बात को ताड़ बना करके, तिल का ताड़ बना करके, राई का पहाड़ बना करके कैसे पेश किया गया। अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया था कि अगर वो आ जाएंगे तो उसके बाद की गारंटी कौन लेगा। तो कांग्रेस पार्टी और आरएलडी ने यह कहा कि गारंटी हम ले रहे हैं, चलिए बात करेंगे। अखिलेश यादव का एक दो दिन बयान क्या आया, मायावती जी हमारी सम्मानित नेता हैं, मायावती जी पर हमारी पार्टी का एक भी नेता एक भी शब्द नहीं बोलेगा। यह बात किसने कही? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने। तो मीडिया जो खबर उड़ा रही थी कि अब टूटा गठबंधन की टप टूटा, उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा आपस में लड़कर के बिखरेंगे, अब वो रास्ता बनता दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नए सिरे से सीटों के बंटवारे का मामला क्लियर होता दिख रहा है। अब कल्पना करिए, अब उत्तर प्रदेश में फोकस करता हूं और इंडिया गठबंधन के सीट शेयर के जरिए हम आपसे एक दृश्य आपके सामने रख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। उत्तर प्रदेश, अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों इसी प्रदेश में। राम मंदिर निर्माण का केंद्रीय धुरी पूरे एक महीने और उसके बाद लगातार इस प्रचार को चलाने वाला प्रदेश कि वहीं बन रहा है, राम आएंगे, हम अंगना सजाएंगे, सब चल रहा है। पता नहीं इस देश के वे हिंदू इस बात से क्यों नहीं आहत हो रहे जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाया था? राम किसके बुलाने पे आए थे? बीजेपी के नेताओं के। राम सुनते हैं सबकी उंगली पकड़ करके तारते हैं, ले चलते हैं, पार कर देते हैं। यहां तो बीजेपी के एक नेता, देश के प्रधानमंत्री, एक ट्वीट आता है उसमें खुद रामलला का उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। इससे नहीं आहत होती भावना? खैर, चार शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां पर शामिल नहीं होंगे क्योंकि यह एक राजनीतिक इवेंट है। और आज की खबर है, बसपा प्रमुख मायावती जी को भी न्योता भेजा गया और उन्होंने यह कह दिया है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि भाई कौन न्योता भेज रहा है हमें तो पता ही नहीं, कोई झूठा हो कोई वो हो, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है, इस पॉलिटिकल इवेंट से हमारा क्या, जब जाना होगा जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप ने चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक कर दिया कि सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी, जो तीन बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी नेता राष्ट्रीय स्तर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। और कांग्रेस पार्टी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हम इसमें शामिल नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ मायावती जी और अखिलेश जी के साथ एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने एक टीम बना करके, एक प्रपत्र बना करके लोगों के बीच ये रख दिया है कि भाई कांग्रेस कौन कौन सी सीटें चाहती है उत्तर प्रदेश में, हमें बता दे, कौन सी सीट चाहिए, कौन प्रत्याशी होगा, आपकी किस आधार पर वो सीट मांग रहे हैं, आपके जीतने की समीकरण क्या है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके हमको बता दीजिए। आरएलडी को भी सीट शेयरिंग में मांगा गया। अभी के सिनेरियो के बाद कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो जाए। ठीक बात है कि मायावती जी चूंकि बड़ी नेता हैं, पुरानी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, तो उनका थोड़ा कद भी उस जगह उस भूमिका में हो जाता है कि फिर वो तय करती है। थोड़ा इस बात से समाजवादी पार्टी परेशान भी होगी कि पिछली बार भी हम लोगों ने समझौता किया था लेकिन सारी अच्छी अच्छी सीटें बसपा ले ली, जीतने वाली सीटें, और 0 से 10 पर पहुंच गई। लेकिन मुझे लगता है कि यह बात इस बार बसपा भी समझेगी, सपा भी समझेगी, आरएलडी भी समझेगी, कांग्रेस भी समझेगी।
और अगले 2-4 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश के सीट बंटवारे का फॉर्मूला उस दिशा में बढ़ता दिख रहा है जिसके जरिए लगभग मान लीजिए 30-32 सीटें, दोनों 2-4 सीट आगे पीछे सपा बसपा, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी, नियमता से समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि एकदम ठीक सबसे करीब का जो चुनाव होता है आप उसके आधार पर सीटें मांगते हैं। क्योंकि अगर पुराने आंकड़ों के हिसाब से सीटें मांगे तो 2009 में कांग्रेस पार्टी के 21 सांसद उत्तर प्रदेश में जीत गए थे, और कांग्रेस पार्टी कहने लगे कि उन 21 सीटों पर हमें चाहिए। बसपा कहने लगे कि हमारा 2000 सपा कहने लगे कि 2009 में हम 36 सीटें ले आए थे, 36-37 सीटें हमारी, ऐसे करने लगे। बसपा अलग अपनी रणनीति बनाने लगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच मुझे लगता है कि तालमेल के हिसाब से एक रास्ता दिख रहा है जिसमें चंद्रशेखर आजाद के भी आने की गुंजाइश होगी। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मायावती जी के आने के बाद चंद्रशेखर आजाद का क्या होता है। और अगर एक दूरदर्शिता होगी तो सब मिलकर लड़ेंगे, वो भी रहेंगे। वो एक सीट नगीना से मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक सीट नगीना से आरएलडी के खाते से मिलने जा रही है। राष्ट्रीय लोक दल यानी जयंत चौधरी की जो पार्टी है उनसे उनका एक बहुत अच्छा टर्म, अखिलेश यादव का उनसे एक अच्छा टर्म, और उस रास्ते से एक सीट चंद्रशेखर आजाद को, 5 से 8 सीटें राष्ट्रीय लोक दल को, 5 से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को, और बाकी समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच बंटता दिख रहा है। अब समेट लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार को, और तब देखिए कि क्या यूपी और बिहार भाजपा के रथ को फिर से रोक देंगे। ऐसा नहीं लग रहा आपको? क्या वाकई इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत किला यूपी और बिहार नहीं बन जाएगा? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश और बिहार यह उत्तर भारत की और खासकर पूरे भारत की कह ले तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, यह इस पूरे भारतीय राजनीति के नैरेटिव को चेंज करने का काम करते हैं। और ये बेल्ट वही है, पूरी उत्तर भारत की बेल्ट, जो नैरेटिव चेंज करता है और जहां बीजेपी आज की तारीख में सबसे मजबूत है। गुजरात थोड़ा उधर चले जाएं और इधर छोड़ दें तो वहां से लेकर के पूरा नॉर्थ इंडिया में बीजेपी सबसे मजबूत है। और इस नॉर्थ इंडिया के केंद्रीय धुरी कौन है? बिहार और यूपी। और अगर यूपी और बिहार में इंडिया गठबंधन इस रास्ते चल गया तो एक बार फिर से यूपी और बिहार भाजपा के चुनावी रथ को रोकने में कामयाब हो जाएगा। आज की बैठक उस दिशा में एक और पड़ाव बना रही है। और देखिएगा, मेरा एक वाक्य याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से हो सकता है 5-5 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हो सकता है मायावती जी भी लड़ जाएं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी। अब सोचिए उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM। बहुत बहुत धन्यवाद।